सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पीवीएम स्टडीज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2025, वो भी दृष्टि आईएएस की। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर है 19। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्णदेव राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बीजापुर के आदिम शाही शासकों से रायचूर तथा उड़ीसा के गजपति शासकों से उदयगिरि पर विजय प्राप्त की। तो देखो, कृष्णदेव राय जो थे काफ़ी प्रतापी शासक थे, ठीक है, और ये चाणक्य वंश के हैं, चाणक्य वंश से थे, और इन्होंने विजयनगर पर शासन किया था। तो इन्होंने आदिम शाही शासकों से रायचूर जीता था, ठीक है, तो ये सही है। उड़ीसा से उदयगिरि भी जीता था, ये भी बात सही है, तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा सही। नेक्स्ट है, उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी। तो ये भी सही है, क्योंकि इन्होंने पुर्तगालियों से ना काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए थे, तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाता है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, उनके शासनकाल में उसके महत्वपूर्ण तटवर्ती बंदरगाहों को बहमनी शासकों ने जीता था। इसके हमें कोई भी साक्ष्य मिलते नहीं है, तो ये हो जाता है गलत, यानी कि हमारा एक और दो सही है, यानी कि केवल एक और दो। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकश्यप ने, अच्छा, बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई थी? 4 हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की, बिल्कुल सही है। महाकश्यप ने ही इनकी अध्यक्षता की थी, पहली बौद्ध संगति की, जो कि अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, ठीक है, और राजगृह में हुई थी पहली। दूसरी फिर क्या है, अभिधम्म पिटक का संकलन द्वितीय संगति के दौरान हुआ। देखो, ये गलत हो जाता है, तो अभिधम्म पिटक का जो संकलन हुआ था वो तृतीय बौद्ध संगति के टाइम हुआ था। कौन सी? तृतीय, ठीक है, तृतीय यानी तीसरी बौद्ध संगति के टाइम पे हुआ था, तो ये गलत हो जाता है। द्वितीय संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन स्थविरवादी और महासंघिकों में हुआ, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 तो ऑप्शन है नहीं, यानी कि केवल 2, ठीक है, इसमें 2 ही तो सही है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा कालीन स्तंभ जुते हुए खेतों के प्रमाण प्रदान करते हैं? वो है हमारा कालीबंगा, जो कि हमारे राजस्थान में, यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें ईंटों के घर भी मिले हैं, मिट्टी की ईंटों के घर भी मिलते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये राजस्थान में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विभागों पर विचार कीजिए। दीवाने, ठीक है, दीवाने मुख्तराज, दीवाने आमिर कोही, दीवाने अर्च, उपरोक्त में से कितने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किए गए हैं? दीवाने मुख्तराज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है, अलाउद्दीन, मैं क्यों रही हूँ यार, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। और ये करता क्या था, जैसे जो राजस्व वसूली हो जाती थी ना, तो बचे हुए जो राजस्व हैं उनकी वापस से वसूली करने के लिए ये बनाया गया था। दूसरा है दीवाने अमीर कोही, इसकी स्थापना किसकी थी? MBT ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये वैसे भी गलत हो जाता है इसके हिसाब से। दीवाने अर्ज ये एक सैन्य संगठन था, क्या था? सैन्य संगठन है, जो कि दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन ने बनाया था, है ना, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन ये अस्तित्व में था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अस्तित्व में था, लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा सही हो जाता है? ओनली एक, केवल एक, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BR अम्बेडकर के जीवन और कार्य में निम्नलिखित घटनाओं पर विवेचना कीजिए, यानी कि विचार कीजिए। पहला क्या है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन, स्वतंत्र एवं पार्टी की स्थापना, गोलमेज सम्मेलन और बौद्ध धर्म अपनाना। और ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इसमें कालानुक्रम में लगाना है इसको, ठीक है। तो देखो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की गठन इसका किया था 1924 में, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी 1936 में, गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 32 के बीच हुए थे, कब? 1930 से
32 के बीच में हुए थे। तो तीनों गौमय सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। बौद्ध धर्म को इन्होंने 1956 में अपनाया था, मतलब जातिवादी इनके विरोध में अपनाया था, है ना, ताकि वो एक तो अब देखो, अब इसके हिसाब से कौन सा सही हो जाता है? 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सही, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। INA ट्रायंग, भारत में कैबिनेट मिशन, रॉयल इंडियन नेवी, अंतरिम सरकार। अच्छा, इतना तो देखो कॉमन सेंस से सबको ही लगा देगा कि अंतरिम सरकार सबसे लास्ट में ही होगा, तो लास्ट में यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, है ना। अब हमें देखना क्या है, 3 और 2 पे देखना है कि 3 पे आएंगे कि 2 पे आएंगे, है ना। तो सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ये और ये देखना है। तो देखो, ये हुआ था फेब के टाइम पे, फेब 1946 के समय, और कैबिनेट मिशन आया था हमारा जून, मतलब मार्च या जून के आसपास आया था। ठीक है, जून 46 में है। तो देखो, ये पैंगा हो जाता है, यानी कि 3 जिसमें पैंगा होगा वो आंसर होगा, तो ये हो जाएगा, है ना। हमें सबकी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो बस ये दोनों अगर हमें पता है तो हमारा आंसर हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अब मैं शोक रहित हूँ? क्या बोला है? अब मैं शोक रहित हूँ, वाक्यांश का उल्लेख है। ये मांगता है आपको अशोकावदान में। इसमें कहा गया है कि इनकी जो माँ है वो कहती हैं कि अब मैं शोक रहित हूँ, और इसी के आधार पर अशोक का नाम अशोक पड़ा था। अशोक का शाब्दिक अर्थ भी ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो शोक से मुक्त हो या शोक रहित हो, है ना। तो अशोकावदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ये हमें थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा, ठीक है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखो, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में शिक्षा के प्रोत्साहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? प्राच्य शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया, सही है। 1981 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की गई, बिल्कुल ठीक है, इस्लामिक धर्म से संबंधित है। भारतीय इतिहास और साहित्य के अध्ययन हेतु एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, सही है, 1784 में की थी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी कि सभी 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। ठीक है, तो 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? अंगवर वैष्णव संत थे, सही है, जिन्होंने जाति और वर्ग को पार करते हुए अनेक समुदायों में महिलाओं को भी स्थान मिला, बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। नैनार शैव संत थे, ठीक है। अपार, संवंदर, शुरंदार, मणिकावाचकर या मणिकावाशागर प्रमुख थे, ये भी सही है। अंगवर और नैनार दोनों संस्कृत में भक्ति स्रोतों की रचना की, संस्कृत में नहीं की, ये चीज़ गलत हो जाती है, इन्होंने की थी तमिल भाषा में, किसमें? तमिल में की थी। दूसरा ये क्या कह रहे हैं? और शास्त्रीय धार्मिक परंपराओं को आकार देने में, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने शास्त्रीय धार्मिक परंपराओं में नहीं, बल्कि अगर हम स्थानीय साहित्य की सोच बोलें तो एक बार सही हो सकता है ना, क्योंकि स्थानीय भाषा का यूज़ किया तो स्थानीय साहित्य को बढ़ावा दिया, ये हम कह सकते हैं, उसमें योगदान है इनका। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है गलत, फर्स्ट 1 और 2 सही है, यानी कि केवल 2 आप लगा सकते हो आंसर, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब क्या है? गांधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध को खड़े और बैठे दोनों मुद्राओं में दर्शाया गया है, सही है। उन्हें आभूषणों सहित लंबे कानों के द्वारा दिखाया गया। अब देखो, आभूषणों सहित, अगर ये नहीं लिखा होता तो ये हम सही कर देते, लंबे कानों के साथ दिखाया गया है, बट आभूषण नहीं है, और लंबे कान मतलब त्याग को दिखाते हैं, किसको? त्याग को, और ये तपस्वी के लिए दिखा रहे हैं, इसमें आभूषण दिखाए नहीं गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बोधिसत्व गंधार शैली की एक प्रमुख विशेषता है, ये सही हो जाता है, यानी कि 1 और 3 है हमारे थर्ड ऑप्शन में, है ना, C नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर और देखो, उत्तर वैदिक काल मतलब दूसरा आता है जो
1000 BC से स्टार्ट होकर 600 के समथिंग जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, वर्ण व्यवस्था काफ़ी जटिल हो गई थी, जटिल या कठोर कुछ भी कह सकते हो, पदानुक्रमित थी, मतलब एक जिसका जो काम है वही कर सकता है, कोई दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये भी था। दूसरा है, तो ये सही हो जाता है। दूसरा है, समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और धार्मिक सभाओं से वंचित कर दिया गया। बिल्कुल सही है, सभा समिति में जाने से वंचित कर दिया गया था महिलाओं को, और संपत्ति का अधिकार तो था ही नहीं, साथ साथ शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया था, तो ये भी गिरावट आई थी, तो ये सही हो जाता है। आश्रम व्यवस्था की अवधारणा को प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। आश्रम को वर्ण के साथ जोड़ा गया था, किसके साथ, वर्ण के साथ जोड़ के इसको हमने वर्णाश्रम कहा गया, है ना, वर्णाश्रम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीनों इसके ऑप्शन सही हो जाते हैं। अब हम इसके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इसके ऑप्शन में क्या है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, 1 2 3 तीनों। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्न कंशा, पद और माशक शब्दों का तात्पर्य है। ये मुद्राओं से तात्पर्य है इसका, और वो भी महाजनपद काल की, महाजनपद काल की मुद्राओं आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह अपभ्रंश में विकसित हुई। देखो ये 7वीं से 10वीं, ठीक है, इस सदी में विकसित हुई थी, अपभ्रंश में विकसित हुई है, सही है। हिंदी कविता के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा गया है, ये भी सही है। तुलसीदास की विनय पत्रिका हिंदी भाषा में लिखा गया एक दार्शनिक ग्रंथ है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से हमारे तीनों सही हैं, तो सभी तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये अगर ज़्यादा छोटा होगा तो हम पहले इसको जूम करके इसके जो कथन हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो पहले इतना पढ़ लेते हैं। क्या है, राज्यपाल द्वारा रोके गए 10 तमिलनाडु विधेयकों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि यदि किसी विधेयक को विधानसभा द्वारा पुनः पारित, ये कह रहे हैं कोई भी विधेयक है जो पुनः पारित कर दिया गया है, राज्यपाल को दोबारा प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये हो जाता है हमारा। दूसरा क्या है, देखो अगर दोबारा से कोई भी विधेयक है संसद पारित कर देती है तो वो अनिवार्य हो जाता है, आरक्षित करने की ज़रूरत होती नहीं है, तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इन 10 विधेयकों को उस तिथि से अनुमोदित माना जिस दिन से वे राज्यपाल को पुनः प्रस्तुत किए गए थे, ये भी सही है। और 42 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्याय की बात की जाती है, पूर्ण न्याय की बात की जाती है, और इसी का यूज़ करते हुए उन्होंने जो भी मतलब उनके जो काम थे उनको जो विधेयक थे उनको पारित मान दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों सही हो जाते हैं, तो आपको दोनों किस में मिलते हैं, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके साथ ही आप एक चीज़ और ध्यान रखना, और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई विधेयक पुनः पारित संसद कर देती है तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं करेगा। दूसरा, अगर कोई विधेयक उसके पास भेजा जाता है तो उसको निर्णय लेने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है, और अगर ये चीज़ राष्ट्रपति के पास आरक्षित कोई विधेयक है तो उस पर अधिकतम 3 माह के अंदर अंदर उसे निर्णय लेना होगा, ये कंपल्सरी किया है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधान में केंद्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित, ठीक है, राज्य विधान में केंद्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी आरक्षित विधेयक को पुनः विचार करने के बाद विधानमंडल द्वारा फिर से पारित कर दिया जाता है, कोई आरक्षित विधेयक है, पुनः विचार करने के लिए भेजा और उसके बाद राज्य विधानमंडल ने फिर से पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति को संविधान के तहत उसे स्वीकृति देनी अनिवार्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब एक चीज़ देखना, फिर से पारित कर दिया है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति को, अब एक चीज़ देखो, ये राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, यहाँ राष्ट्रपति की बात हो रही है। राज्य विधानमंडल का है तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, है ना। तो यहाँ क्यों जाएगा, तो ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, या पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। सही है। देखो, अगर किसी राज्य में व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाना है, किस पे, व्यापार एंड वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाना है ना, तो स्वीकृति की ज़रूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट हमारा, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय विधायन पर सलाह दे सकता है। सही है, लेकिन वे बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी नहीं, अब देखो यहाँ नहीं लिखा है, अगर मुझे ध्यान नहीं दे पाए ना तो ये सही कर दोगे। तो इस हिसाब से ये नहीं किया है, मगर बाध्यकारी तो होता ही है आपात में, है ना, तो ये हमारा गलत हो जाता है। यानी कि आपको सही कौन सा मिला, सिर्फ सेकेंड नंबर का, ठीक है। यानी कि केवल 2 आंसर है इसका, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अनुसूची और विषय वस्तु। चौथी अनुसूची, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों में सीटों का आवंटन। देखो, राज्य विधान परिषदों की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ तक सिर्फ राज्यसभा होता तो सही होता, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो अब बात करेंगे कि जैसे राज्यसभा की इसमें है, तो लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, राज्य विधान परिषद की कहाँ है, राज्य विधान सभा की कहाँ है। तो इन सभी की जो सीटों का आवंटन है वो आपका किस में किया गया है, जनप्रतिनिधि कानून, जनप्रतिनिधि कानून। हम यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बाद में कन्फ्यूज़न करेगा, ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ा इसको हटाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये परिषद, कि जब परिषद की बात करें तो ये गलत हो जाता है, राज्य सभा तक सही है। तो ये कहाँ किया गया है, जनप्रतिनिधि कानून, कानून 1951, इसमें इनकी सीटों का आवंटन मांगता है, इसमें ये गलत हो जाता है। 5वीं अनुसूची, निर्धारित क्षेत्रों में निर्धारित जनजाति यानी एसटी का प्रशासन नियंत्रण, तो ये सही हो जाता है। 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, देखो मणिपुर दे दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मिजोरम होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। 7वीं अनुसूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से, ये सही है। तो इस हिसाब से हमारा हो जाता है 2 और 4, यानी कि केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के ग्रामीण शासन की में उपयोगिता को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। देखो, इसमें क्या है, सर्वस्व चौतरफा विकास की बात की जाएगी, ठीक है। तो क्या यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को स्वचालित रूप से धन आवंटित करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वचालित रूप से धन आवंटन की बात नहीं की गई है। यह पंचायतों की रैंकिंग केवल आर्थिक आधार पर नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर पे क्या है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विकासगत अंतराल की पहचान कर लक्षित नीति उपायों को मार्गदर्शन करता है, ये सही है। यह स्थानीय प्रतिनिधियों की निर्वाचन सफलता का निर्धारण करती है। तो देखो, निर्वाचन से हमें ऐसा कुछ मतलब है नहीं, तो ये इसका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 18th नंबर का क्वेश्चन, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सिफारिश करने वाला जो कॉलेजियम है, ठीक है, कॉलेजियम है, इसमें कौन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन सही है, एक CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, और प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, तो ये सही है। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कौन 34 न्यायाधीशों को स्वीकृत संख्या है, सही है। यानी कि इसमें 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हम 19th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान को कठोर या लचीला के रूप में वर्गीकृत करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिखित संविधान की प्रकृति सदैव समान रूप से कठोर होती है। अच्छा, लिखित तो हमारा भी है, क्या हमारा सदैव कठिन ही है क्या, कठोर है क्या, नहीं है ना, तो ये गलत हो जाता है। एक लचीला संविधान किसी भी कानून को उसी निकाय द्वारा या सामान्य विधेयक के समान
आसानी से बदल देते। देखो आसानी से कोई भी चीज़ बदल जाए तो वो कैसा होगा, ngachingha ही होगा। तो ये सही हो जाता है, ये सही हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। तो ये बेटर है केवल 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। डेटा फिड्यूशरी या न्यायशी वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से व्यक्तिगत डेटा को प्रसंस्कृत करता है। भाई प्रसंस्कृत या प्रोसेस या संशोधित कौन करेगा, डेटा प्रोसेसर करेगा। तो ये गलत हो जाता है। ये डेफिनेशन यहाँ पे फिड्यूशरी की जगह अगर प्रोसेसर होता, क्या होता, प्रोसेसर होता, ये नहीं होता, तो ये सही हो जाता। तो ये गलत हो जाता है। डेटा प्रिंसिपल उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। डेटा प्रोसेसर वह व्यक्ति है जो व्यक्तिगत डेटा को प्रसंस्कृत करने के उद्देश्य से साधनों को निर्धारित करता है। अगर इस प्रोसेसर की जगह पे फिड्यूशरी लिखा होता, क्या फिड्यूशरी, तो ये सही हो जाता। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, यानी केवल 2 आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का, चलो इसको भी देख लेते हैं। क्या है, उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन और मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, ठीक है। एक उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। मतपत्र को चिन्हित करते समय मतदाताओं को अपनी वरीयता को 1 या 2 जैसे शब्द, अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, यहाँ जी कह रहे हैं ऐसे शब्द लिखे होते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते, बल्कि 1 है ना ऐसे, या फिर 2 ऐसे दिया, 1 2 ऐसे दिया जाता है नंबर्स में, है ना कि इस तरीके से शब्द नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ लिखना आवश्यक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, यानी कि केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह राजद्रोह के, अच्छा देखो ये भारतीय न्याय संहिता जो है ना, ये इसने किसको प्रस्तावित किया है, तो IPC को किया है, IPC को, ठीक है। यह राजद्रोह के औपनिवेशिक युग के अपराध को एक प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित करता है। औपनिवेशिक युग के अपराध को था, हाँ ठीक है, पंकज सही है। जो भारत की संप्रभुता एकता को खतरे में डालने वाली विध्वंसक गतिविधियों का अपराधीकरण है, सही है। नेक्स्ट हमारा, यह विध्वंसक गतिविधियों की एक स्पष्ट और संपूर्ण परिभाषा प्रदान करता है। अब देखो एक इसकी एक धारा है नई 152 जोड़ी गई है, लेकिन उसमें क्या है, इससे दंड है ना, इनका प्रावधान है, उसमें कोई परिभाषा नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, यानी कि केवल 1, ये नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का, ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। क्या है, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI द्वारा प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि EVM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, EVM का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल में किया गया, बिल्कुल सही है। ECI राज्य निर्वाचन आयोगों को EVM उधार दे सकता है बशर्ते कि उनका उपयोग प्रासंगिक राज्य कानूनों के प्रावधानों द्वारा समर्थित हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाता है 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन GST से संबंधित, GST परिषद में निर्णय लेने की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा या कौन से सही हैं। GST परिषद के प्रत्येक निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मत के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी जो GST परिषद है उसमें अगर कोई निर्णय लेगा तो वहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य जो हैं उनके भारित मतों का कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। अब ये क्या है, केंद्र और राज्यों की मतदान शक्ति समान रूप से विस्तारित है। मतदान शक्ति समान है क्या, ताकि संघीय कर व्यवस्था को संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित, देखो समान तो नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं केंद्र की, किसकी हम बात कर रहे हैं, केंद्र की बात करते हैं, तो इसके जो मत होते हैं ना, मत भाग कितना होता है, वो होता है 1/3, केंद्र की कौन मतभाग 1/3 होता है। वहीं अगर हम सभी राज्यों का मतभाग निकालते हैं मिला के, तो वो आता है हमारा 2/3,
यानी कि 2/3 होता है। तो इस तरीके से ये समान तो नहीं होगा, इसमें ये वहाँ हो जाएगा गंगत, यानी कि केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व जो DPSP है उसके संदर्भ में कौन सा सही है या सही है? वे आयरिश संविधान से उद्धत हैं, ये सही है, आयरलैंड से लिए गए हैं। जिनका उद्देश्य भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, सही है। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सद्भाव और संतुलन के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स में रेखांकित किया है, ये भी सही है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। क्या है? भारत में अधिकरणों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयकर अपीलीय अधिकरण भारत का पहला अधिकरण था जिसे स्वतंत्रता के पहले स्थापित किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और देखो कि जो अधिकरण है ना, भारतीय अधिकरण, ये मूलतः नहीं थे, 42वें संविधान से आए थे, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसके द्वारा ये लाए गए थे। और अनुच्छेद हैं 323A एंड 323B। ठीक है, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी क्या है? आयकर अपीलीय अधिकरण भारत का पहला अधिकरण है, बिल्कुल सही है। और ये बना था 1941 में, जिसे स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था। तो इस हिसाब से ये सही हो जाता है। दूसरा है, संविधान मूल रूप से एक समर्पित अध्याय के तहत अधिकरणों के नहीं, देखो अध्याय तो एक बनाया है हमने, लेकिन ये मूलतः नहीं है। ये भाग आपको मिलेगा इसमें 14A। ठीक है, ये भाग है, तो ये मूलतः नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि संशोधन है 42वें संविधान संशोधन के क्षेत्र विशिष्ट अधिकरणों की स्थापना। ये तो अभी हमने बताया था कि 42वें संविधान से था, तो ये सही हो जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से सही हो गए? सेकंड गलत है, बाकी 1 3 4 1 3 4 आपको मिल गए सी ऑप्शन में, है ना। तो इसका 26 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? देखो, यह पहली बात, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ हैं। तो हम ऐसे कुछ आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट में जो कि राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ होते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो 15 है, ठीक है, एक 17 है, एक 23 है और एक 24 है। ये राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ हैं। किस किस के खिलाफ है? राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ हैं। तो ये आप इसमें से देख लीजिएगा। विशेष रूप से भारतीय नागरिकों, केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से होते हैं? तो अब हम वो देख लेते हैं। देखो 15, 16, 19 और कौन सा था, आई थॉट 29, 30। ठीक है, तो ये 5 आर्टिकल जो हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त है? केवल भारतीय, ठीक है, नागरिकों को। तो यह ध्यान रखिएगा, 15, 17, 23, 24 जो हैं वो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ होते हैं, और 15, 16, 19, 29, 30 जो हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो हम 23 की बात कर रहे हैं, क्या ये केवल भारतीयों को है? नहीं है, इसमें नहीं आ रहा ना, तो ये गलत हो गया। राज्य और निजी के खिलाफ 23 है, तो ये सही हो गया, यानी कि केवल 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? चमगादड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कायरोप्टेरा नामक वर्ग से संबंधित है, सही है। एकमात्र उड़ने वाला स्तनपायी है, यह भी सही है। यह परागण और कीटों की संख्या नियंत्रित करने में सहायता करता है, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही हैं। डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का, इको मार्क नियम 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 1991 की इको मार्क योजना को प्रतिस्थापित किया, सही है। नई योजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB और द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो BIS के साथ, CPCB द्वारा BIS के साथ साझेदारी की है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा डॉल्फिन के संबंध में। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे गंभीर रूप से मुक्तप्राय, देखो मुक्तप्राय तो नहीं है,
बल्कि IUCN ने इसे संकटग्रस्त बताया है। क्या बताया है? संकटग्रस्त किया है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। ये कार्यात्मक रूप से दृष्टिहीन है, ये बात सही हो। जो नेविगेशन और शिकार के लिए इको लोकेशन पर निर्भर है, ये सही है। यानी कि अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर का ऑप्शन सही है, ए नहीं। ठीक है, 2 ऑप्शन सही है, इसके आगे के और भी होंगे। ठीक है, एक और है, ये सामान्यतः बड़े सामाजिक समूह में पाई जाती है। देखो, बड़े में नहीं, छोटे छोटे में पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? एक नरजनक नरजनक, ठीक है, और इनकी संतति, बस और कोई नहीं होता। तो ये वाला भी गलत हो जाता है, यानी कि केवल 2 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक टीम कार्बन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? टीम कार्बन का, ठीक है। तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित कार्बन नहीं, स्तरीय वनों घासों के मैदानों में नहीं, अंतस्तरीय स्वच्छ जंग की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन, बिल्कुल सही है। और ये देखिएगा कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे भरतपुर जिले में है ना। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ इसका अध्ययन किया गया है अभी हालिया में। ठीक है, तो ये जो दलदलीय भूमि रहती है ना, उसमें होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, स्वच्छ जंग की जो आर्द्र भूमि है उसमें संग्रहित कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सस्टेन एवं फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी निम्नलिखित किस देश ने की? तो वो भूटान ने की थी। 2024 के अर्थडे पृथ्वी दिवस 2024 के टाइम पे। ठीक है, तो जो कि टाइगर के आवास के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 1 अरब अमेरिकी डॉलर इनको इकट्ठा करना है अमाउंट। ठीक है, अगर इंडियन में देखेंगे तो ये 83 अरब इंडियन रुपीज़ या भारतीय रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकत्रित करने के लिए किया गया है, जो कि टाइगर के संरक्षण के लिए काम आएगा, टाइगर के आवास संरक्षण के लिए काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन। ये लकड़ी के दहन के कारण मुक्त होते हैं। क्या होगा? लकड़ी के दहन के कारण मुक्त होते हैं, तो कौन सा सही होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, मतलब चारों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 सॉरी। निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए, टाइगर रिजर्व है और इधर राज्य दिए हैं। रातापानी मध्य प्रदेश में है, सही है। ये भारत का 57वां और MP का 8वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा कवांग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में है, ये भी सही है। अचान कंबार की छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, यानी कि सभी तीनों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। इकोसाइड शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण के व्यापक विनाश को संदर्भित करता है, ये बात सही है, क्योंकि इकोसाइड का मतलब ये है कि जानबूझ के ऐसी गतिविधियां करना जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो यानी कि व्यापक विनाश को संदर्भित करता है। स्वीडन कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप का पहला देश बन गया। देखो, स्वीडन नहीं है, स्वीडन ने इसे मान्यता नहीं दी है अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में। किसने दी है? तो बेल्जियम ने दी है। किसने? बेल्जियम। ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। कुछ देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC के क्षेत्राधिकार में शामिल करने को प्रस्ताव दिया है, ये बात सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 3 B नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार हेडेड गीज भारत का एक शीतकालीन विजिटर है। बार हेडेड गीज भारत का एक शीतकालीन विजिटर है, किस अद्वितीय प्रवासी अनुकूलन के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनों में घोंसला बनाता है, या हिमालय के ऊपर अत्यधिक ऊंचाई, यही सही है। देखो, हिमालय के ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता है, ये लगभग 7000 मीटर।
ठीक है, 7,000 मीटर की उड़ के आता है, ये हिमालय को पार करके आता है, ये मध्य एशिया में प्रजनन करता है। कहाँ पे? मध्य एशिया में प्रजनन करेगा, मध्य एशिया में प्रजनन करता है। और फिर सर्दियों के टाइम पे हिमालय को पार करके, हिमालय के टाइम पे ये 7,000 मीटर ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए आता है। ठीक है, जो कि काफ़ी थोड़ा क्रिटिकल चीज़ है, बट ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जंग प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 में पेश किए गए न्याय निर्णयन अधिकारियों की क्या भूमिका होगी? नए औद्योगिक संयंत्रों के निर्माण की निगरानी करना, पर्यावरण उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करना, उद्योगों को पर्यावरणीय मंजूरी देना, नदियों और झीलों के जल गुणवत्ता की निगरानी करना। तो देखो, पर्यावरण उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करेंगे, ये दंड दे देते हैं। उसके बाद आप ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, हाँ छोड़ता अभी के लिए इतना समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की संरचना और शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GEF परिषद मुख्य शासी निकाय है, सही है। इसमें विकसित, अविकसित और संक्रमण भी है इसमें ना, संक्रमण अर्थव्यवस्था के जो देश आते हैं ना, वो भी हैं इसमें, 2 हैं ये संक्रमण वाले। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है हमारा। GEF संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और बहुपक्षीय विकास सहित 18 एजेंसियों की साझेदारी, सही है। GEF परिषद GEF की नीतियों और संचालन की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक, देखो वार्षिक बैठक तो नहीं करता है, अर्धवार्षिक करता है। कैसे? यानी कि वर्ष में 2 बार होती है, 6 माह कह सकते हो या अर्धवार्षिक कह सकते हो, यानी कि वर्ष में 2 बार होती है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 हमें मिल जाता है फर्स्ट ऑप्शन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुकूलन उपायों के अभाव में भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन के हिसाब से पूछ रहे हैं। ठीक है, चावल, गेहूं, खरीफ, मक्का जैसी वर्षा आधारित फसलों की उपज में 2050 तक कमी का अनुमान है, सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण सभी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का अनुमान है, सभी पर तो नहीं, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी हैं जिन पर सकारात्मक भी पड़ेगा। ठीक है, जो कि जैसे सोया का 3 से बोल रहे हैं कि 2030 तक 10% बढ़ने का अनुमान है, और यही 2080 तक यही वाला जो है वो 14% तक जा सकता है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, यानी कि केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पूर्व से पश्चिम तक सही है? पूर्व से, देखो तवा तो लास्ट में है, मध्य प्रदेश। देखो हम एक बार देख लेते हैं, तवा जो है वो MP में है, उधवा जो है ये झारखंड में है, खेचो पंगरी झील जो है ये शायद से सिक्किम है ना, तो कहाँ है? सिक्किम में है। और ये पांगा भूमि ये मिज़ोरम में है, कहाँ है? मिज़ो में है। यानी कि पूर्व से देखना है तो पूर्व में सबसे ज़्यादा पांगा है, यानी कि पांगा किसमें? इसमें होगा पांगा, फिर खेचे वो पंगई, उधवा झील और जंगास है, तो ये आपको मिज़ो में मिल जाएगा, मिज़ोरम में। फिर ये आपको सिक्किम, ठीक है, उसके बाद उधवा झील है जो कि झारखंड में है, और फिर ये तवा है MP में है। ठीक है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। उच्च जल धारण क्षमता, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम की प्रचुरता, मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाया जाना। कौन सी मृदा है? काली मृदा है, दक्कन में वही पाई जाती है। ठीक है, और जल धारण क्षमता भी अच्छी है, और कपास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामान्यतः ज्वारनद मुख से जुड़ी हैं? ज्वारनद मुख से, ज्वारनद मुख वो होता है जैसे नदी है, नदी के मुहाने पर, मतलब जहाँ जो एंडिंग में जाके जिसमें गिर रही है ना, ये इधर जो मतलब जो भी संरचनाएं बनती हैं वो ज्वारनद मुख से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि ज्वारीय कक्ष है, मैंग्रोव वन है, गुम्फित धाराएं नहीं होगी, क्योंकि ये नदी के मध्य या
मध्य या शुरुआती भाग में होगी, शुरुआत। और ये क्या होती है, मतलब ज़्यादातर अधिक मतलब भारी जमाव के कारण, ठीक है, भारी जमाव की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। भारी जमाव की वजह से ये क्या है, जैसे नदी है, किसी जगह पे भारी जमाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उठान हो रहा है, तो उस जगह पे क्या है, फिर नदियों में धाराएं बन जाती हैं, इधर से जंग बहने लगता है, उन्हीं को हम गम पे धाराएं कहते हैं। तो ये तो नदी के मध्य भाग में होगा या फिर शुरुआती टाइम पे होगा, लेकिन आखिरी में नहीं होता है, क्योंकि आखिरी में जो प्रवाह है वो बहुत धीमा हो जाता है, तो वो अपने साथ में जो अवसाद है वो भी उतना नहीं गा पाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 और 2 हम देखेंगे, 1 और 2 एक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ सामान्यतः किसी बड़े विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के आंतरिक विखंडन से निर्मित होती हैं, वो है ज्वालामुखी कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सापेक्ष आर्द्रता में कमी का कारण बनता है। सापेक्ष आर्द्रता जो है इसमें कमी कब होगी, सापेक्ष आर्द्रता में कमी होगी अगर तापमान बढ़ेगा, तो यानी कि 1 सही है। वायु में अधिक आर्द्रता होगी, नहीं आर्द्रता में कमी का कारण पूछा ना, अधिक आर्द्रता से क्या ही मतलब है। वायु में जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। और उसका तापमान के साथ में अगर किसी एक पर्टिकुलर तापमान के हिसाब से नापते हैं तो उसे हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु में तापमान की कमी नहीं, तापमान की वृद्धि होगी तो अपने आप इसमें आर्द्रता में कमी हो जाएगी, यानी कि केवल 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हुआ, वेट फॉर अस, ठीक है। तो हम वापस से देख लेते हैं, अभी हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था 44, ये हो गया था, ठीक है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, संवहनीय धारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह मुख्य रूप से आर्द्र वायु की क्षितिज गति के कारण होता है, क्षितिज नहीं ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। यह सामान्यतः तड़ित और गरज के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। विषुवतीय क्षेत्रों में एक दैनिक आपरण की घटना है, सही है। इसे 2:30 बजे की वर्षा भी कहते हैं ना, 2 बजे की वर्षा है, 2:30 बजे की वर्षा, तो ये भी सही है। कुल मिला के 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी उद्गम है, ज्वालामुखी नहीं है, ये प्रवाहों से बने हैं, ठीक है, प्रवाहों से बने हैं, प्रवाह भित्ति से। मिनिकॉय इस द्वीप समूह की राजधानी है। ये मिनिकॉय जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी है कावारती, क्या है, कावारती, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाता है कि अभी तक के दोनों गलत हैं। आगे हम ऑप्शन में और देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये द्वीप समूह तमिलनाडु के तट के निकट है। तो ये देखो तमिलनाडु के तट पे भी नहीं है, ये केरल के तट के पास में है, अरब सागर में है, ठीक है। तो इसमें तो तीनों ही गलत होगा, एक भी सही नहीं था, यानी कि कोई नहीं, डी होगा तो फिर और क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैंपोस और गानोस घास के मैदानों की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखो ये हमें 24 से 30 डिग्री, 24 से 35 डिग्री अक्षांश के समथिंग मिलते हैं, है ना। 24 से ये हमें मिल जाता है 24 से 35 डिग्री अक्षांश पे। उरुग्वे में स्थित है, सही है। जबकि गानोस कोलंबिया और वेनेजुएला में है, सही है। कंपोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, सही है। जबकि गानोस शीतोष्ण घास के नहीं, ये चीज़ गलत है, ये भी उष्ण आ जाता तो सही होता, ठीक है। तो 1 और 2 उष्ण या उपोष्ण या समशीतोष्ण बोलते तो हम थोड़ा सा सोच सकते थे, है ना। तो शीतोष्ण तो सीधा सीधा गलत ही हो जाता है, यानी कि केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेट्स से संबंधित है, ठीक है। तो ये चलो अब इसको हम 48 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। काकोकस प्लेट मध्य अमेरिका और के पश्चिमी तट पर कोस्टारिका और निकारागुआ के पास है, ये सही है। नाजका प्लेट जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका प्लेटों के बीच, मध्य अमेरिकी और कैरेबियन सागर के कुछ हिस्से में नहीं, ये गलत हो जाती है। प्रशांत, पूर्वी प्रशांत के साइड है ये, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका साइड। स्कोशिया प्लेट दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे और अंटार्कटिका के बीच है,
ये सही हो जाएगा। तो यानी कि केबंग 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंद महासागर में निम्नलिखित द्वीप समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उत्तर से दक्षिण तक उनकी व्यवस्था को सटीक रूप से दर्शाता है? सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, रियूनियन। इसके लिए हम एक मैप इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। तो एक मैप के थ्रू आप समझना इसको, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जो इंग्लिश का है, अभी हम इंग्लिश में से तो देख नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा हिंद ओशियन है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये आपको मिल रहा है सेशंस, ये कोमोरोस, मॉरिशस, ये है रियूनियन। तो देखो सबसे पहले क्या मिला आपको? सेशंस मिला, फिर कोमोरोस मिला, फिर मॉरिशस मिला, फिर रियूनियन मिला। ठीक है, अब हम देखना क्वेश्चन क्या हम पूछ रहे हैं उत्तर से दक्षिण का। तो सेशंस था, कोमोरोस था, मॉरिशस था, रियूनियन था। तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। फेरेंग के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दाव प्रवणता वंग के कारण गतिशील पिंड उत्तरी गोलार्ध में बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर। नहीं, वही गलत हो जाता है ये तो। दाव प्रवणता तो था ही नहीं ना, कोरियोलस के कारण है। तो कोरियोलस आपको थर्ड में मंगा, देखो कोरियोलस वंग के प्रभाव के कारण है गतिशील पिंड और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। उत्तरी में दाईं ओर, ठीक है, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी में बाईं ओर, ये भी सही एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर 15th वाला। तो इसी के साथ अभी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि आधा टेस्ट कंप्लीट हो गया है और टाइम भी काफ़ी 47 मिनट का वीडियो बन चुका है, काफ़ी लेंथी हो गया है। और इसको मैं थोड़ा बिना एडिटिंग के ही अपलोड करूँगी। तो अगर कुछ मिस्टेक्स हैं या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, है ना। और इसके आगे का टेस्ट हम कल सॉल्व करेंगे। बाय।